नमस्कार। फोर्स ही सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं अपनी इस विशेष साप्ताहिक कानूनी श्रृंखला में। जी हां, आज का मुकदमा पुनः एक बार सुप्रीम कोर्ट से है। हर आम और ख़ास इंसान से जुड़ा यह मुकदमा है और सीधे हम मुकदमे पे आते हैं कि किसी भी कानून, हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, या फिर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट हो, इसमें जो डाइवोर्स का सवाल है कि किसी कारण से पति और पत्नी के बीच में अगर नहीं बन रहा है और तलाक लेना है, तो क्या तलाक की यह याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह तलाक का फैसला दे सके? तो आइए हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड पावर ऑफ डाइवोर्स। सवाल मैं यह उठा रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा सीधे तौर पर फर्स्ट कोर्ट की तरह खटखटाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या तलाक के फैसले पर, तलाक के मुकदमे में सीधे तलाक का फैसला सुना सकती है? पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस अहम मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों और मौजूदा तलाक व्यवस्था या तलाक कानूनों को मद्देनजर रखते हुए और सरकार, लेजिस्लेटिव, जिसका काम कानून बनाना है, उसकी देरी या कहिए कि इस विषय को महत्वपूर्ण न माने जाने की सोच या लेजिस्लेटिव इंटेंट का अभाव जो तलाक के मुद्दे को उलझा कर रखना चाहती है, सुलझाना नहीं चाहती है। देश में परिस्थितियां बदल गई हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए 5 जजों की इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मुद्दे पर कुछ कहा। तो आइए हम समझते हैं कि यह मुद्दा क्या था, यह कहा क्या, और यहाँ पर मैं किस फैसले के आलोक में यह सवाल उठा रहा हूँ, यह बात कर रहा हूँ। क्या यह जो फैसला आया वह ऐतिहासिक है, वह अविस्मरणीय है? क्या ऐसा पहली बार हुआ या इसके पहले भी ऐसा हो चुका है? कोई कानूनी रेफरेंस है इसका? और क्या इसके विपरीत भी सुप्रीम कोर्ट सोचता है? तो सुप्रीम कोर्ट में ही क्या इस मत पर मताभिवेक नहीं है? और इन सारी परिस्थितियों में संविधान या लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाता या उसमें विलंब हो रही है, तो इससे तलाक की जो स्थिति है वो कैसे गटमट हो रही है, अस्पष्ट हो रही है, लोगों की समस्याएं बनती हैं। इसको ही समझने का प्रयास करेंगे हम इस शिल्पा शिलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, जिस पर 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला पिछले साल 2023 में आया। तो जनाब, इस फैसले में जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, लेड बाय जस्टिस एस.के. कौल, उसने अपने में जो सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर है, इनहेरेंट पावर है अंडर आर्टिकल 142, उसका उपयोग करते हुए एक मैरिज को डिसॉल्व कर दिया, मतलब नल एंड वॉइड कर दिया, मैरिज को ख़त्म कर दिया। और इस प्रक्रिया को या इस विशेष परिस्थिति को जो नाम दिया वो कहा इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि भैया शादी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से उसका वापस नॉर्मलाइज होना, शादीशुदा संबंध में बने रहना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। और जब यह तथ्य समझ में आ जा रहा है कि पति पत्नी किसी भी शर्त पर किसी तरह का समझौता, किसी तरह की वापसी संभव नहीं है, तो महज शादी हो गई है इसलिए उनको बांधे रखना, डाइवोर्स नहीं देना,
जबरदस्ती उस शादी के बंधन में कायम रखना, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता, मौजूदा कानून इसकी इजाजत नहीं देता, यह सर्वथा उचित नहीं है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 142 का प्रयोग करके सीधे ही डाइवोर्स को मान्यता दे सकता है, पति पत्नी को छुटकारा दे सकता है, उन्हें संबंध से, शादी के संबंध से निवृत्त कर सकता है, निकाल देता है। लेकिन जब यह फैसला पिछली साल आया और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करके ऐसा किया, तो कहीं कुछ डिसबैलेंस हुआ, कहीं कुछ टूटा, कहीं कुछ सवाल उठे। वो सवाल क्या है कि यह फैसला बिल्कुल जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, या जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, या जो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, उसका यह खुलेआम उल्लंघन है। उस कानूनी प्रक्रिया या उसके जो कानूनी अवधारणा है वह सुप्रीम कोर्ट के इस आर्टिकल 142 वाले फैसले के विपरीत जाके खड़े हो गए, या विपरीत जाकर खड़े होते हैं। देखिए, जो फैमिली लॉ का हमारा कॉन्सेप्ट है और उसमें जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा बाद में जाएंगे आगे। मैं समझ रहा हूँ आप म्यूचुअल कंसेंट वाले डाइवोर्स की बात करेंगे, लेकिन उस पर हम आगे चलेंगे। हम सिलसिलेवार चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उसको छोड़ दीजिए, अभी म्यूचुअल कंसेंट वाले को थोड़ा पहले आ जाइए। तो डाइवोर्स के जितने 7 या 8 कंडीशंस हैं जिस पे हम डाइवोर्स मांगते हैं, चाहे वो डिजर्शन है, चाहे वो मेंटल क्यूरलिटी है, चाहे वो इम्पोर्टेंसी है, तो उसमें 2 ही बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि एक फॉल्ट थ्योरी, कि पति या पत्नी में से किसी एक ने कोई गलती करी है, कुछ वायलेशन किया है, ये बनता है आधार डाइवोर्स का, या कोई क्राइम किया है, कोई क्रिमिनल एक्ट है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, मेंटल क्यूरलिटी कर दी। ये 2 कंडीशंस हैं डाइवोर्स के लिए अपील लगाने की, और इसी के आधार पर कोर्ट डाइवोर्स तय करती है। लेकिन जब 142 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, तो यह जो एज ओल्ड या लीगल एस्टेब्लाइज्ड फ्रेमवर्क है डाइवोर्स का, उसको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, उससे बाहर आ गई। और वो कहती है यहाँ पे ना क्राइम हुआ है, ना यहाँ पे किसी तरह का फॉल्ट है किसी भी कपुल का। हुआ क्या है कि यह जो मैरिज है अपनी नेचुरल डेथ मर गई, प्राकृतिक मौत मर गई है, और ये मैरिज किसी भी तरह से अब रिवाइव नहीं हो सकती, सर्वाइव नहीं हो सकती, वर्कआउट नहीं हो सकती। इट इज बेसिकली ए डेड मैरिज, अनवर्केबल मैरिज, इमोशनली डेड है और बियॉन्ड सैल्वेशन है। अब किसी तरह की इसमें कोई समझौता या फिर से इसको रिवाइव करने के लक्षण नहीं रह गए हैं, और इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, किसी ने कोई क्राइम नहीं किया। ये स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ये सारी घटनाएं हो गई, मैरिज डेड हो गया इमोशनली, और ये वर्कआउट नहीं हो सकती है, अनवर्केबल है, तो उसको झंझट में फैलाने की ज़रूरत नहीं है। 142 का इस्तेमाल करो, इन कंडीशन पे सेटिस्फाइड हो और सेट फ्री करो हस्बैंड और वाइफ को। यही मूल बात शिल्पा शैलेश प्रकरण से आई। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हंगामा मचा पिछले साल कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। कानून में भी बड़ी चर्चा हुई इसकी कि ये तो कानून तो कुछ और कहता है, HMA तो कुछ और कहता है, स्पेशल मैरिज एक्ट तो कुछ और कहता है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या शिल्पा शैलेश आर्टिकल 142 के तहत इरेबेटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अनूठा था, बिल्कुल पहली बार किया सुप्रीम कोर्ट में, या इसके पहले भी ऐसा हो चुका था। तो मेरा जवाब है कि यह कोई अनूठा नहीं था, कोई पहला नहीं था, सरकमस्टांसेस अलग अलग थे। 2 केसों की चर्चा मैं करना चाहूँगा यहाँ पे चलते चलते रेफरेंस में, कि यह पहला नहीं था। ये पहले भी इरेबेटेबल ब्रेकडाउन के मैरिज के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में 2 फैसले
दिए थे और उन शादियों को उन्होंने सेट फ्री कर दिया था, उनको इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन के सवाल पर डाइवोर्स दे दिया था। तो अब आता है कि फिर बवाल क्यों, इसमें ऐसा क्या हो गया शिल्पा सुरेश में? तो जी, शिल्पा सुरेश दो कारणों से महत्वपूर्ण है। ये मैं ही कह रहा हूं कि पहले भी हुआ है, तो वो कारण तो महत्वपूर्ण नहीं है। फिर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जब पहले ऐसा हुआ एक प्रकरण में तो वो अस्पष्टता नहीं आई। तो जी हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि ऐसा पहले भी हो चुका, तो इस तरह से शिल्पा सुरेश प्रकरण उससे अलग कैसे था? तो वो केस था 1993 का एससी सुप्रीम कोर्ट में वी भगत वर्सेस डी भगत का, और दूसरा केस था नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का, जिसमें 142 में इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डाइवोर्स दिया गया। लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे 2002 और नीलम कुमार वर्सेस दया रानी 2010 आते आते बिल्कुल अलग खड़ी नजर आती है, बिल्कुल विपरीत फैसला देती है। कहती है कि ऐसा कैसे संभव है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरह से आप मैरिज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये शिल्पा सुरेश इस दोनों कंट्राडिक्शंस को कहीं ना कहीं एड्रेस करता हुआ नजर आता है, क्योंकि शिल्पा सुरेश यह फैसला देते वक्त सिर्फ इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर आर्टिकल 142 स्पेशल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की बात करता है, उसके पावर की बात करता है, बल्कि वो एक फ्रेमवर्क भी देता है। वह स्पेसिफाइड करता है वो कैरेक्टरिस्टिक जिसके आधार पर कोई शादी इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन होनी मानी जा सकती है या माना जाना चाहिए। तो उसमें वो 3-4 बातें करता है मुख्य रूप से, आइए उनको समझते हैं। पहले कहता है कि जब आप इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज देख रहे हैं तो इसकी पहली कंडीशन जिस पे आपको सेटिस्फाइड होना है वह है ड्यूरेशन ऑफ पीरियड व्हेन दी पार्टीज लास्ट कोहिबिटेड। पति और पत्नी के बीच जो वैवाहिक संबंध है वह कितने दिन से नहीं हुआ है, उसका पीरियड कितना है। वह अगर लॉन्ग है तो ये एक आधार बनता है। लेकिन और आगे जाता है, फिर कहता है पति और पत्नी के बीच जो वर्षों से विवाद चल रहा है, जिसके कारण वो अलग अलग रह रहे हैं, उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशंस रह नहीं गया है, कोएप्शन नहीं रह गया है, तो दोनों ने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किस तरह के लगाए हैं, उसका भी देखा जाना, उसका भी कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात वो यह भी देखता है कि अब तक इस झगड़े को निपटाने के लिए कितने अटेम्प्ट हुए, कितने प्रयास हुए, उनके क्या परिणाम हुए, और उससे वो संतुष्ट है कि हर संभव प्रयास जो एक मैरिज को बचाने के लिए किया जा सकता था वो किया गया है और नतीजा वही सिफर है। तो भैया तो इमोशनली डेड मैरिज की ही हम बात कर रहे हैं। और चौथी बात जो अंतिम वह स्पेसिफाई करता है कंडीशन कि अदर कोर्ट्स ऑर्डर्स एंड सेपरेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ सेपरेशन, इस बारे में दूसरे अन्य कोर्ट के अब तक के क्या ऑर्डर्स रहे हैं और कितने दिनों का यह सेपरेशन हो चुका है। तो इस तरह से शिल्पा सुरेश दो बातों को इस बार स्टेबलाइज करता हुआ नजर आता है हमको इस मुकदमे में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी मैरिज की व्यवस्था है वह फेथ फॉल्ट थ्योरी पे बेस है कि एक ना एक पार्टनर ने किसी न किसी तरह का फॉल्ट किया होगा, या फिर वो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस पे बेस्ड है कि किसी न किसी तरह का अपराध किया होगा, क्रुएल्टी किया होगा, डिजर्शन किया होगा, एडल्ट्री किया होगा, कन्वर्जन टू अदर रिलीजन हो गया होगा। अमूमन इसी बातों पे तलाक के फैसले आते रहे हैं, इसी बेसिस पे। तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ देश में कि यह व्यवस्था तो उचित नहीं है। क्यों हमें अलग होने के लिए इस पवित्र बंधन से एक में से दूसरे पर उंगली उठानी पड़े, आरोप लगाना पड़े, किसी तरह का
क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता है? तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने भी सोचा और 1976 में एक अमेंडमेंट आया हिंदू मैरिज एक्ट में, जिसमें पहली बार फॉल्ट और मैट्रिमोनियल ऑफेंस के बाहर जाकर के म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स का प्रोविजंस लाया गया, जहां यह कहा गया कि आपसी सहमति से भी बिना एक दूसरे पर कोई आरोप लगाए अगर कोई चाहे तो पति पत्नी संबंध विच्छेद कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, बशर्ते पति बच्चे और पत्नी के मेंटेनेंस का खर्च दे, अगर वह अपना जीवन यापन खुद से चलाने में, निर्वहन करने में सुरक्षित नहीं हो। लेकिन बात तो उस मैरिज की भी हो रही है कि जहां पर दोनों के बीच में हर संभव प्रयास किया गया और वो एक नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की भी बात की गई और यहाँ तक की बात की गई, देखिए म्यूचुअल कंसेंट में भी दोनों, अगर कंसेंटेड डाइवोर्स है तो भी दोनों, तो एक ऐसी व्यवस्था की भी बात की गई कि जहाँ पे मैरिज खत्म हो गया है या डेड हो गया है तो क्या जरूरी है दूसरे पार्टनर से बात करने की। एक आदमी जाए, पिटीशन लगाए और वो जो शिल्पा सुरेश के कंडीशंस हैं उसको कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट को सेटिस्फाइड करे और डाइवोर्स ले और अलग हो जाए। खैर इस बात पे तो सहमति नहीं बनी, लेकिन जो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी इस विषय पर 1978 में, वह यह वकालत करता है कि भैया अगर एक पार्टनर को ही सुन करके डाइवोर्स नहीं दिया जा सकता तो कम से कम इतना ही करो कि रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को डेजर्सन, इम्पोर्टेंसी, मेंटल क्रूएलिटी की तरह एक ग्राउंड ही बना दो, ताकि निचली अदालतों को, फैमिली कोर्ट को आसान हो जाए। डिफाइन आपने कर दिया कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए वो एक कंडीशन है, उस पर फैमिली कोर्ट ही फैसला कर दे। अननेसेसरी सुप्रीम कोर्ट को बटन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि फैमिली कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके अधिकार तो बढ़ गए, उनके पावर तो बढ़ गए, कोर्ट के अफसरों को हिम्मत तो आ जाएगी, लेकिन ग्राउंड तो नहीं है। वो समझते हुए भी कि ये मैरिज इमोशनली डेड है, फैसला किस आधार पर दे? फिर तो वो ज़बरदस्ती मेंटल क्रूएलिटी वाली एंगल लगानी पड़ेगी। तो उनको भी थोड़ा हम एम्पावर करें, उनको भी पावर करें और इसको भी हम एक बाकी ग्राउंड की तरह शादी के, डाइवोर्स के कंडीशंस में हम शामिल कर दें। 71st लॉ कमीशन रिपोर्ट भी इस बात की वकालत करता है और इस बात का समर्थन करता है, लेकिन यह सब कागजों तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी ताकत थी, जितना फैसला था, उसने 142 में निर्णय दे दिया, कानून को और स्पष्ट कर दिया, कंडीशन भी बता दिया, लेकिन सवाल तो वहीं फिर से घूम फिर कर लेजिस्लेचर के पास खड़ा है, कानून बनाने वालों के पास खड़ा है कि क्या यह आंख मिचौली डाइवोर्स के मसले पर सुप्रीम कोर्ट और फैमिली कोर्ट में चलती रहेगी, आम व्यक्ति इसमें पिसता रहेगा और लेजिस्लेचर आंख बंद करके सोया रहेगा और इस पर कानून नहीं बनाएगा ताकि कोर्ट का दबाव कम हो सके, लोगों की जिंदगी में डाइवोर्स की प्रक्रिया जटिल ना हो और लोग शादी करने से न डरें क्योंकि एग्जिट इससे मुश्किल है, या फिर देश ऐसे ही क्विक फिक्स फेविकॉल सुप्रीम कोर्ट सॉल्यूशन से आगे बढ़ेगा। तय आपको भी करना है, इस देश की जनता को भी करना है, लेजिस्लेचर को भी करना है। हम कानून के जानने वाले, मानने वाले, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे फैमिली कोर्ट हो, या हम वकीलों की जितनी बिशात है, हम आपके भलाई के लिए
सहूलियत के लिए काम करते रहेंगे। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।